मैंने उसे कहा कि मेरे पास किसी किस्म का कोई असलहा भी नहीं है। मैं चाहता था कि श्रीनगर तक जाना है, रास्ते में जगह जगह खतरा है, किसी तरह के भी हालात पेश आ सकते हैं। अगर कहीं से मुझे कमांडो चाकू ही मिल जाता तो मैं अपना दिफा कर सकता था। घनश्याम कहने लगा, मैं तुम्हें एक ऐसी नायाब शय दूंगा कि फिर तुम्हें कमांडो चाकू या पिस्तौल वगैरह की जरूरत महसूस नहीं होगी। मैं जान गया था कि ये शख्स असलहा और धमाका खेज अशिया तैयार करने का बेहद माहिर और तजुर्बाकार है। मैंने पूछा, वो कौन सी चीज है? घनश्याम ने कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, दिखाऊंगा, और जब दिखाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा कि ये चीज जो तुम देख रहे हो असल में वो है क्या। हम देर तक बैठे बातें करते रहे। इस दौरान हमने एक एक प्याली चाय भी पी जो घनश्याम ने वहीं बिजली के चूल्हे पर बनाई थी। इस दौरान घनश्याम ने अपनी उस हैरत अंगेज ईजाद के बारे में कोई बात न की जो उसने तैयार कर रखी थी और जो वो मुझे अपनी हिफाजत के लिए देने वाला था। जब रात का पूरा 1 बज गया तो वो ये कहकर नीचे दुकान में गया कि मैं देख कर आता हूँ कि बाजार में चौकीदार तो नहीं फिर रहा। जब वापस आया तो बोला, आ जाओ, मैदान बज़ाहिर खाली है। उसने मुझे नस्वारी रंग की चादर देकर कहा, इसे अपने सर मुंह पर लपेट लो। मैंने ऐसा ही किया। घनश्याम ने खुद वहाँ का हिंदुआना लिबास यानी लुंगी कुर्ता चप्पल पहन रखी थी। दुकान से बाहर निकलते वक्त उसने छतरी भी ले ली। बाजार सुनसान पड़ा था, सारी दुकानें बंद थीं। बाजार में थोड़ी दूर तक चलने के बाद हम एक बगली गली में दाखिल हो गए। फिर एक गली से दूसरी गली में गुजरते हुए एक गैर आबाद जगह पर निकल आए। सामने दूर किसी आबादी की बत्तियां जलती नजर आ रही थीं। घनश्याम कहने लगा, वो सामने वाली आबादी रेलवे कॉलोनी है जहां नागपुर रेलवे के दूसरे दर्जे के स्टाफ के मकानात हैं। हम एक खेत में से गुजर रहे थे। मैंने घनश्याम से बिल्कुल न पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जाहिर है मुझे किसी ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उसने कोई खुफिया कमीनगाह बना रखी थी। दुश्मन मुल्क में जो कमांडो सिपाही या जासूस अपने मुल्क के लिए काम करते हैं उनके लिए इस किस्म की कोई खुफिया कमीनगाह बड़ी जरूरी होती है जहाँ वो अपने जासूसी के मिशन में काम आने वाली जरूरी अशिया, जिनमें धमाका खेज चीजें, फालतू करेंसी, फेस बदलने वाला सामान और रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह शामिल होते हैं, छुपा कर रखते हैं। ऐसे ही खुफिया जगहों से जासूस अपने मुल्क को ट्रांसमीटर के जरिए या दुश्मन मुल्क में ही अपने दूसरे साथियों को खुफिया कोड में जरूरी पैगाम पहुंचाते हैं। चलते चलते हम एक रेलवे लाइन पर आ गए। रात के अंधेरे में मुझे इधर उधर छोटे बड़े टीलों के खाके नजर आ रहे थे। हम रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहे थे। घनश्याम ने कहा, नागपुर वरंगल की मेन लाइन है, ये सीधी मद्रास तक चली जाती है। हम जुनूब के रुख यानी मद्रास की जानिब ही जा रहे थे। एक जगह से एक लाइन एक तरफ घूम गई, हम उसी लाइन पर आ गए। वो कहने लगा, ये लाइन जहाँ से सूबा कर्नाटक की तरफ जाती है। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? घनश्याम अंधेरे में हंसकर बोला, इतनी जल्दी थक गए? जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। एक छोटी पहाड़ी का खाका तरीब आता जा रहा था। जहाँ पहुंचकर रेलवे लाइन पहाड़ी की सुरंग में दाखिल हो जाती थी। सुरंग के बाहर सिग्नल का खंबा लगा था जिसकी बत्ती सुर्ख थी। मैं घनश्याम के पीछे सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में बहुत आगे जाकर एक जगह रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में लाइन की पटरियां ही नजर आ रही थीं। सुरंग की दीवार के साथ साथ चलने का कोई रास्ता बना हुआ था। हम उस रास्ते पर सुरंग की दीवार के साथ लगकर चल रहे थे। सुरंग खत्म हुई तो घनश्याम ने, जो आगे आगे चल रहा था, पहली बार जेब से छोटी टॉर्च निकालकर उसकी रोशनी डाली। लोहे के जंगले वाली सीढ़ी नीचे घाटी में उतरती थी। घनश्याम बोला, एहतियात से सीढ़ी उतरना। यहाँ घुप अंधेरा नहीं था। चूंकि फजा कुशादा और जंगल की थी इसलिए बादलों भरे आसमान के बावजूद चीजों के धुंधले धुंधले खाके नजर आ रहे थे। लोहे की सीढ़ियां उतरने के बाद घनश्याम ने पहाड़ी की दीवार की तरफ रोशनी डाली तो मुझे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखाई दिया जिसके सामने कोई रेलवे लाइन नहीं थी। पहाड़ी की दीवार में साथ साथ 2 कोठरियां सी बनी हुई थीं, जिनमें से एक का दरवाजा गायब था। दूसरी कोठरी के आगे लकड़ी का तख्ता लगा हुआ था। घनश्याम उस कोठरी की तरफ बढ़ा और कहने लगा, कभी यहाँ एक पहाड़ी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। फिर ऐसा हुआ कि इर्द गिर्द के जंगलों में आदमखोर शेरों का एक जोड़ा कहीं से आ गया। उन्होंने रेलवे क्वार्टरों में आकर लोगों को हड़प करना शुरू कर दिया। शिकारी बुलवाया गया, एक शेर मारा गया। फिर वैसा ही एक और आदमखोर शेर कहीं से आ गया। जहाँ दिन के वक्त भी ट्रेन रुकती तो शेर हमला कर देते। रफ्ता रफ्ता उस स्टेशन को यहाँ से उठाकर 10-15 मील आगे ले जाया गया था। तब से ये जगह वीरान है। मैंने अपनी खुफिया कमीनगाह के लिए इस जगह को चुना क्योंकि इस तरफ से अब दिन के वक्त भी कोई नहीं गुजरता। उसने कोठरी के आगे से तख्ता थोड़ा सा हटा दिया। ये कोठरी पहाड़ी के अंदर दीवार को खोद कर बनाई गई थी। उसने टॉर्च और छतरी मुझे पकड़ा दी। एक मोमबत्ती कहीं से निकाल कर रोशन की। कोठरी छोटी सी थी। दीवार के साथ एक तरफ चटाई बिछी हुई थी। घनश्याम ने मोमबत्ती दीवार के ताक में लगा दी। चटाई को एक तरफ हटा दिया। उसके नीचे लकड़ी का तख्ता था। तख्ते को हटाया और एक तंग जीना नीचे जाता था। हम जीना उतर गए। नीचे एक कोठरी से छोटा तहखाना था। टॉर्च घनश्याम के हाथ में थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि एक तरफ लकड़ी के तख्त पर एक संदूक रखा है। संदूक का ढकना खोलकर घनश्याम ने अंदर से एक छोटा ट्रांसमीटर निकाल कर दिखाया। कहने लगा, ये बड़ा ताकतवर ट्रांसमीटर है। इसके अलावा संदूक में भेस बदलने का मुख्तलिफ सामान, कपड़े और धमाका खेज आलात बनाने की चीजें भी थी। घनश्याम ने मुझे एक .5 का ऑटोमेटिक पिस्तौल दिखाया जिसके आगे साइलेंसर लगा हुआ था। कहने लगा, तुम अगर चाहो तो कमांडो शेरवान को ट्रांसमीटर पर पैगाम भेज सकते हो। मुझे इसकी जरूरत भी थी। मैंने फौरन ट्रांसमीटर ऑन किया।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सिग्नल कोड मुझे मालूम था। उस वक्त रात भी आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। कमांडर शेरवान से ट्रांसमीटर पर राब्ता पैदा करने का यही वक्त था। मैंने फ्रीक्वेंसी मिलाकर खुफिया सिग्नल देने की कोशिश की। फौरन दूसरी तरफ से भी खुफिया सिग्नल मौसूल हो गया। मेरा और शेरवान का राब्ता कायम हो गया। मैंने उसे खुफिया कोड में मुख्तसर अल्फाज में अशोका होटल की तबाही और इसराइली और भारतीय जर्नैलों की हलाकत के बारे में बताया और कहा कि बाकी की तफसीलात मैं खुद श्रीनगर आकर बयान करूंगा। उसने मुझे बताया कि कमांडो औरंगजेब मेरे पास श्रीनगर पहुंचने में कामयाब हो गया है। इसकी मुझे खुशी हुई। उसके बाद मैंने राब्ता मुनक़ता करके ट्रांसमीटर बंद कर दिया। अपना आदमी घनश्याम बोला, जहां बाहर कोई फौजी इंस्टॉलेशंस वगैरह नहीं है, इसलिए कोई हमारे सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद हम ऊपर कोठरी में आकर चटाई पर बैठकर बातें करने लगे। घनश्याम ने कहा, जहां दिन के वक्त भी कोई नहीं आता, ये बिल्कुल वीरान इलाका है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आदम खोर शेर भी नहीं आते? वो हंसकर कहने लगा, जब रेलवे वाले यहाँ से स्टेशन उठाकर आगे ले गए थे तो उसके साथ आदम खोर शेर भी आगे चले गए थे, लेकिन फिर एक अंग्रेज शिकारी कहीं से आ गया। उसने उन आदम खोरों को हलाक कर दिया। अब जहाँ कभी कोई शेर नहीं देखा गया। मैंने घनश्याम से कहा, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा बंदोबस्त कर दो कि मैं नागपुर के इलाके में से निकल जाऊँ। एक बार इस खतरे वाले इलाके में से निकल गया तो आगे श्रीनगर में अपने आप चला जाऊंगा। घनश्याम बोला, जिस किस्म के हालात पैदा हो गए हैं इनके मुताबिक मेरे ख्याल में तुम्हें कम से कम 3-4 दिन तक यहाँ छुपे रहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अभी खतरा है। मैंने कहा, मैं 3-4 दिन गुजार लूंगा। घनश्याम कहने लगा, मैं मुंह अंधेरे यहाँ आकर तुम्हें खाने पीने को धिजाया करूंगा। तुम कोशिश करना कि दिन के वक्त बाहर मत निकलो। रात को बेशक बाहर निकलकर चहलकदमी कर लिया करना। घनश्याम आती दफा तहखाने से ऑटोमेटिक पिस्तौल लेता आया था। उसने पिस्तौल हिफाजत के लिए मुझे दे दिया और कुछ देर मेरे पास बैठे रहने के बाद सुबह मुंह अंधेरे आने का कहकर चला गया। कोठरी में मोमबत्ती की धीमी रोशनी फैली हुई थी। मैं चटाई पर बैठा ऑटोमेटिक पिस्तौल का मुआयना कर रहा था। एक बात मैंने अपने इन मुजाहिद कमांडोज और जासूसों में देखी थी कि वो एक दूसरे के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। कमांडो शेरवान ने मुझसे वायरलेस पर बिल्कुल नहीं पूछा था कि मैं नागपुर में अपने किस आदमी के पास हूँ। इसी तरह घनश्याम ने मुझसे स्वामी गोरखनाथ के बारे में कोई बात न की। हर मुजाहिद दुश्मन के पेट में घुसकर अपनी जान खतरे में डालकर वतन की आजादी के लिए खामोशी से अपनी अपनी ड्यूटी अदा कर रहा था। ये कमांडो और जासूस का डिसिप्लिन होता है। इस डिसिप्लिन का हर कमांडो, हर जासूस बेहद ख्याल रखता है और उसे ख्याल रखना पड़ता है, वरना उसकी अपनी सलामती और उसके मिशन की कामयाबी खतरे में पड़ जाती है। मैंने उठकर कोठरी का तख्ता जरा सा हटाया और बाहर निकल आया। बारिश की बारीक सी फुहार पड़ रही थी। ये वस्ती हिंद की बरसात की छड़ी थी। फजा में खुनकी हो गई थी। सामने एक तरफ ऊंची पहाड़ियों के हैबतनाक हयूले खड़े थे, दूसरी जानिब दूर किसी जगह रोशनी झिलमिला रही थी। पिस्तौल मेरे हाथ में था। खुली फजा में चंद लम्हे ठहरने के बाद मैं कोठरी में वापस आकर चटाई पर लेट गया। मैं थोड़ी देर तक ही सोया हूँगा। घनश्याम वादे के मुताबिक मुंह अंधेरे मेरे लिए खाना लेकर आ गया। वो एक थर्मस में पानी और एक थर्मस में चाय लाया था। कहने लगा, शहर में पुलिस जगह जगह तुम्हें तलाश कर रही है। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। मैं तुम्हें ठीक वक्त पर यहाँ ले आया हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में मेरी तलाश का ये सिलसिला कितनी देर तक जारी रहेगा? वो बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जैसे ही हालात जरा नॉर्मल हुए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अब मैं जाता हूँ। सुबह होने से पहले पहले अपनी जगह पहुँचना जरूरी है। वो चला गया। मोमबत्ती उसने आते ही रोशन कर दी थी। मैंने बर्तन में से थोड़े से चावल निकाल कर खाए, पानी पिया, फिर गरम गरम चाय थर्मस में से निकाल कर पी। बर्तनों को रुमाल में बांध कर कोने में एक तरफ रख दिया और मोमबत्ती बुझाकर तख्ता जरा सा हटाकर बाहर खुली फजा में निकल आया। बाहर दिन की रोशनी अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी। आसमान पर छाए हुए बादलों में से पौ फटने के वक्त जो धुंधली सी सफेदी नमूदार होती है वो जाहिर होना शुरू हो गई थी। बारिश रुकी हुई थी। मैं ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस लेने लगा। इतने में मुझे दूर से भाप से चलने वाले इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। नागपुर शहर की जानिब से कोई ट्रेन आ रही थी। मैं एक तरफ को निकली हुई चट्टान की ओट में हो गया। रेलवे लाइन हमारी कोठरी के ऊपर थोड़े से फासले पर से गुजरती थी। मुझे सुरंग का धाना यानी वो जगह नजर नहीं आ रही थी जहां से ट्रेन ने सुरंग में दाखिल होना था। ऊपर सुरंग का वो मुंह नजर आया था जहां से ट्रेन ने बाहर निकलना था। सुरंग में दाखिल होने से पहले ट्रेन का इंजन मुसलसल सीटियां बजा रहा था। फिर उसकी गड़गड़ाहट की गूंज मध्यम हो गई। ट्रेन सुरंग में दाखिल हो चुकी थी। मेरी आंखें पिछले पहर की नीम अंधेरे में सुरंग के दूसरे धाने पर लगी थीं। वहां से ट्रेन के इंजन की सीटियां सुनाई देने लगी। फिर रोशनी बाहर निकलने लगी। रोशनी तेज होती गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी का इंजन चीखता चिंघाड़ता धड़धड़ाता हुआ ट्रेन के डिब्बों को लेकर तेज रफ्तारी से सुरंग में से निकल आया। जमीन हिलने लगी। ट्रेन के डिब्बों की रोशनियां तेजी से आगे को जा रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया, काश मैं भी इस ट्रेन में कहीं छुप कर बैठता और इस शहर से दूर चला जाता। लेकिन मुकद्दर ने मेरा नामा आमाल में कुछ ऐसी बातें लिखती थी जिनका पूरा होना जरूरी था। ट्रेन गुजरने के बाद भी कुछ देर तक उसी जगह इन्हीं ख्यालात में गुम बैठा रहा। फिर सुबह हो गई।
गई। अब्र आलूद सुबह की रोशनी में मैंने आसपास का माहौल देखा। ये शहर से बाहर नीम सतह मुर्तफा का इलाका था। सामने की जानिब 2-3 बुलंद पहाड़ियां थीं। आगे मैदान दूर तक चले गए थे। इस ख्याल से कि कोई मुझे वहां बैठा न देख ले, मैं कोठरी में आ गया। वो दिन भी गुजर गया। रात के पिछले पहर घनश्याम ने आकर बताया कि हालात कुछ बेहतर हुए हैं और अब तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की जा सकती है। मैंने उसे कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे एक ऐसी ईजाद दिखाओगे जिसको देखकर मैं हैरान हो जाऊंगा। घनश्याम बोला, मुझे याद है, अपनी ये खास ईजाद मैं यहाँ से रुखसत होते वक्त तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं कल सुबह मुंह अंधेरे आऊंगा, उस वक्त तुमसे बात होगी। क्या कल सुबह मैं यहाँ से कूच कर जाऊंगा? वो बोला, ये मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। वो चला गया। अगले रोज मुंह अंधेरे से कुछ पहले आ गया। उस वक्त मैं कोठरी में सो रहा था। उसने आकर मुझे जगाया और कहने लगा, आज तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। फिर उसने चटाई हटाई, तख्ता एक तरफ करके नीचे तहखाने में गया और एक छोटा सा डिब्बा उठाकर ले आया। डिब्बे में से उसने एक स्याह रंग का बॉल पॉइंट निकाल कर मुझे दिया और बोला, ये क्या है? मैंने कहा, बॉल पॉइंट है। मैंने उसे खोला और गत्ते के बाहर अंग्रेजी में शहर नागपुर का नाम लिखा था। वो बोला, तुम ही नहीं, जो कोई भी देखेगा यही कहेगा कि ये एक बॉल पॉइंट पेन है। मैंने कहा, तो क्या ये पेन नहीं है? वो बोला, ये बॉल पॉइंट पेन ही है, मगर एक आम पेन और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। दूसरा बॉल पॉइंट पेन सिर्फ लिख सकता है, मगर ये पेन दुश्मन की जान भी ले सकता है। मैंने हैरान होकर पूछा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। घनश्याम ने बॉल पॉइंट मेरे हाथ से ले लिया। उसने उसे थोड़ा सा घुमाकर उसका सुरमे वाला हिस्सा अलग कर दिया। फिर उसने मुझे स्याही वाली लंबी सलाख के नीचे लगी हुई एक पतली सी नाली दिखाई। कहने लगा, इस नाली को गौर से देखो। मोमबत्ती जल रही थी। घनश्याम ने टॉर्च की रोशनी भी डाली। मैंने गौर से देखा तो मुझे बॉल पॉइंट के सुरमे वाली नाली के नीचे चिपकी हुई दूसरी पतली सी नाली में चावल के दानों के बराबर आगे पीछे लगी हुई सुइयां सी नजर आई। घनश्याम कहने लगा, अब बॉल पॉइंट को पहले की तरह बंद कर दो। मैंने उसे बंद कर दिया। घनश्याम ने दीवार के साथ गत्ते के डिब्बे को सीधा खड़ा कर दिया और बोला, बॉल पॉइंट का रुख उस गत्ते की तरफ करो। मैंने वैसा ही किया। फिर उसने कहा, बॉल पॉइंट के ऊपर की जानिब उसकी कैप के नीचे तुम्हें एक दाने की तरह का बटन उभरा हुआ नजर आएगा, उसे दबा दो। मैंने बॉल पॉइंट की कैप के नीचे उंगली फेरी। वहां एक दाल के दाने के बराबर उभरा हुआ बटन था जिसका रंग बॉल पॉइंट के रंग जैसा ही था और देखने से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। मैंने बॉल पॉइंट का रुख दीवार के साथ लगे गत्ते की तरफ किया। अब उसका बटन दबाया तो बड़ी मामूली सी आवाज आई, जैसे कोई शय बॉल पॉइंट के अंदर से निकल गई हो। घनश्याम ने दीवार के साथ लगे गत्ते को उठाया और उसे मेरे आगे करते हुए कहा, ये देखो, यहाँ एक सुराख हो गया है। ये सुराख पहले नहीं था। जानते हो ये किसका सुराख है? तब उसने मुझे बताया कि बॉल पॉइंट का बटन दबाने से उसके अंदर से चावल के दाने के साइज की सुई निकलकर इस गत्ते के अंदर जा चुकी है। उसने गत्ते के ढक्कन को अलग किया। अंदर एक सुई पड़ी थी। ये वही सुई थी जो मैंने बॉल पॉइंट के सुरमे वाली सलाख के नीचे लगी हुई फालतू नाली के अंदर दूसरी सुइयों के साथ चिपकी हुई देखी थी। घनश्याम ने कहा, ये बॉल पॉइंट एक बड़ा खतरनाक पिस्तौल है। जब तुम इसे दुश्मन के करीब ले जाकर बटन दबाओगे तो इसमें से ये जहरीली सुई निकलकर दुश्मन के जिस्म में दाखिल होते ही उसे हलाक कर देगी। इस वक्त इस बॉल पॉइंट पिस्तौल के अंदर 50 जहरीली सुइयां भरी हुई है। ये सारी की सारी सुइयां साइनाइड जहर में बुझी हुई है। साइनाइड सबसे ज्यादा हलाकत खेज जहर है। इंसान के जिस्म में दाखिल होते ही उसे मौत की नींद सुला देता है। जहरीली सुई इस कदर रफ्तार के साथ बॉल पॉइंट के सुराख में से निकलती है कि दुश्मन ने अगर ओवरकोट भी पहन रखा हो तो ये उसको चीरती हुई दुश्मन के जिस्म में उतर जाएगी। इसकी रेंज 50 फुट तक की है। अगर आदमी का निशाना दुरुस्त हो तो ये 50 फुट की दूरी से दुश्मन के जिस्म को हिट करके उसे हमेशा की नींद सुला देगी। उसने बॉल पॉइंट मुझे देकर कहा, ये अब तुम अपने पास रखो। हो सकता है तुम्हें रास्ते में इसकी जरूरत पड़ जाए। मैं तुम्हें कुछ फालतू सुइयां भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 जहरीली सुइयां बॉल पॉइंट में भरी हुई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये एक मुद्दत तक तुम्हारे काम आएंगी। मैंने बॉल पॉइंट को खोलकर दोबारा उसका मुआयना किया। उसे कैप लगाई और पतलून की जेब में संभाल कर रख लिया। घनश्याम ने जेब से रेलवे का एक टिकट निकाल कर मुझे दिया। जिस जर्द रंग का दब्ते का छोटा सा टिकट था, उस पर अंग्रेजी और हिंदी जबान में लिखा था, साउथ इंडिया रेलवे, नागपुर से दिल्ली तक। घनश्याम बोला, ये तुम्हारा दिल्ली तक का रेलवे का 3rd क्लास का टिकट है। ये 100 रुपए तक तुम अपने पास रखोगे। उसने ऑटोमेटिक पिस्तौल मुझसे ले लिया। कहने लगा, बॉल पॉइंट पिस्तौल के होते हुए तुम्हें इस पिस्तौल की जरूरत नहीं रही। यहाँ से आगे एक स्टेशन है जिसका नाम झरियाली है। झरियाली स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। अभी नागपुर से गाड़ी के आने में 1 घंटा है। इतनी देर में हम झरियाली पहुंच जाएंगे। अब अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से निकल चलो। हम पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर रेलवे लाइन पर आ गए। वक्त वही रात का पिछला पहर था और मुझे उसी गाड़ी को पकड़ना था जिसे मैंने पिछली रात सुरंग में से निकलकर आगे जाते देखा था। घनश्याम कुछ देर तक रेलवे लाइन के साथ चलने के बाद एक जगह पर दूसरी तरफ से नीचे उतर गया, जहाँ से हम रात के अंधेरे में टीलों के दरमियान आ गए। ये रेलवे लाइन पहाड़ियों और मैदानों में चक्कर लगाने के बाद आगे जाकर एक बरसाती नाले के ऊपर से गुजरती थी। झरियाली का रेलवे स्टेशन इस बरसाती
जाती नाले के पुल के आगे था। हम कोई पौन घंटे में वहां पहुंच गए। इस दौरान हमें दो एक बार अपने अकब में टीलों के पीछे से रेलवे इंजन की सीटियों की आवाज आई। खंचाम बोला, रेल हमारी कमीनगाह की सुरंग में से निकल कर आई है। झरियाली स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। आसमान पर बादल कल की तरह झुके हुए थे। रात को बारिश हुई थी। ये छोटा सा देहाती स्टेशन था। टिकट मेरी जेब में था। बारिश में भीगा हुआ प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। सिर्फ रेलवे का एक आदमी हाथ में सब्ज और सुर्ख झंडियां लपेटे खड़ा था।